हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी लोग बिहार दरोगा बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये पूरा वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूँ। जो कि बिहार एसआई की जो आगामी परीक्षा है वो 14 फरवरी जो निर्धारित की गई है, या वो हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन मान के तो चलेंगे ना कि 14 फरवरी से एग्ज़ाम है। तो अभी भी हम लोग के पास लगभग 70+ डेज़ है, और जिन्होंने अभी तक तैयारी किया है या हो चुका है या जिसका नहीं भी हुआ है वो भी से भी 2 महीना सफिशिएंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या हम जो भी आ रहा है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो देख लीजिए। हम लोग पूरा कंटेंट यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का राज्य व्यवस्था या जो भी है, इतना सारा यहाँ पे हम लोग पूरे टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ पे डेली आप लोग को क्लासेस मिलती रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो उसमें प्राचीन भारत, सबसे पहले प्राचीन भारत हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम लोग का कितना टॉपिक है टोटल प्राचीन भारत में देखेंगे तब टोटल 26 टॉपिक ये है। टोटल 26 टॉपिक है यहाँ पे। फर्स्ट में जैसे कि भारत का नामांकन से लेके आपका पूरा उत्तर वैदिक से लेके जैन धर्म से लेके यहाँ तक दक्षिण भारत तक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारतीय इतिहास, जो कि प्राचीन भारत है, प्रारंभ से लेके 1206 AD तक। सो सबसे पहले उसमें हम लोग का टॉपिक है भारत का नामांकन। जो भी भारत का नामांकन कैसे पड़ा, तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना देख लीजिए। सबसे पहले जो भारत का जो भूखंड है वो प्राचीनतम वहाँ पे है जम्बू द्वीप का भाग है, ठीक है। और वैदिक काल का जो भरत कुल है उसी के नाम पे भारत का नाम पड़ा भारत। और यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि ईरानियों ने हमारे देश का नाम रखा हिंद, और यूनानियों ने हम लोग के देश का नाम रखा इंडिया। तो यहाँ पे याद रखना, ईरानियों द्वारा रखा गया हिंद और यूनानियों के द्वारा रखा गया इंडिया। और भारत को हिंदुस्तान नाम दिया क्या, मध्यकाल में दिया गया था। और यहाँ पे और याद रखने बात ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नाम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नाम इंडिया है। और हमारे भारतीय संविधान में हमारे देश का नाम उल्लिखित है, इंडिया डेट इज़ भारत, इंडिया डेट इज़ भारत। अब आ जाते हैं हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब क्या क्या भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। इसमें जो भी पुरातात्विक स्रोत है, जैसे अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, खंडर औजार, जो भी हम लोग को प्राप्त हुए हैं। इतिहास अध्ययन का सबसे प्रामाणिक स्रोत है वो जो कि शिलालेख। जीवाश्मों का काल निर्धारण, यहाँ पे याद रखना है, जो कि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। याद रखना कि याद लोग कंफ्यूज भी अक्सर हो जाते हैं। जीवाश्मों का जो काल निर्धारण है वो कार्बन 14 के द्वारा होता है, और सूर्य, पृथ्वी आदि जो भी ग्रह वगैरह का होता है ये सब का निर्धारण होता है यूरेनियम के द्वारा होता है, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जीवाश्म का काल निर्धारण होता है कार्बन 14 से, और सूर्य या पृथ्वी ETC का यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। शिलालेख संबंधी के ज्ञान के अध्ययन को हम लोग करते हैं एपिग्राफी, और अभिलेख के अध्ययन करते हैं हम लोग पेलियोग्राफी। शिलालेख संबंधी ज्ञान के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, और अभिलेख का अध्ययन जो करेंगे उसमें हम लोग पेलियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। भारत से प्राचीनतम प्राप्त जो प्रारंभिक अभिलेख है सिंधु घाटी के, ठीक है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और यहाँ पे आ जाते हैं भारत में अभी तक पढ़े गए सबसे प्राचीनतम शिलालेख अशोक, जो कि मौर्य सम्राट के थे। अशोक के शिलालेख के प्रमुख लिखिए ब्राह्मी लिपि। एक्चुअली अशोक का जो शिलालेख है वो अशोक के शिलालेख मुख्यतः 4 लिपि में है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइका लिपि। कौन कौन से, फिर से सुन लीजिए, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइका लिपि। यहाँ पे हम लोग को याद क्या रखना है कि मानसेरा और शाहवाजगढ़ी जो बृहत शिलालेख की लिपि है, बृहत शिलालेख की लिपि है वो खरोष्ठी लिपि में है। मानसेरा और शाहवाजगढ़ी का जो बृहत शिलालेख की लिपि है वो खरोष्ठी लिपि में है, जो कि शाही कुना जिसको कंधार अभिलेख भी बोलते हैं वो लघु शिलालेख की वो ग्रीक और अरमाइका है। बाकी शेष सारा जितना भी अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का जो वो पढ़ने का अधिकारी है वो को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1837 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है और पूछ भी सकता है कि अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये कलकत्ता के टकसाल अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने 1837 में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और सबसे पुराना अभिलेख प्राप्त होते तो सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के मोहरों से, जो कि पढ़ना अभी तक पढ़ा नहीं गया। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं
मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख। जो अशोक सम्राट के अभिलेख है वो शिलालेख 3 भागों में बाँटे जा चुके हैं। जो 14 बृहत अभिलेख है, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। 14 बृहत अभिलेख में 13+1 आपका कलिंग 13+1 आपका कलिंग और लगभग 40 स्थानों से पाया गया लघु शिलालेख और स्तंभ लेख जो कि 6 स्थानों से मिला है। अब आ जाइए हम लोग आते हैं ऊपर। इसके अतिरिक्त आपका जो है सारनाथ, सांची और सारनाथ का अभिलेख आपको याद ये रखना है कि जो सारनाथ स्तंभ लेख है उसमें अशोक चक्र लिया गया है जिसमें 24 आरिया है। जो सारनाथ स्तंभ लेख से अशोक चक्र लिया गया जिसमें 24 आरिया है। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने का परंपरा शुरू की, ये भी पता होना चाहिए। और अशोक के शिलालेख लिखने की प्रेरणा आखयामिनी साम्राज्य फारस ईरान से मिला है। हम लोग को याद जो रखना है वो मैं बताते चलूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रुम्नी देई ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि रुम्नी देई लघु स्तंभ लेख सबसे छोटा है। रुम्नी देई लघु स्तंभ सबसे छोटा है जिसका प्राचीनतम उल्लेख इसका 1/6 से घटाकर 1/8 अशोक ने कर दिया था। और भी यहाँ पे है अशोक के 14 शिलालेख में एक शाहबाजगढ़ी पेशावर है, मानसेरा हज़ारा जिला, कलसी देहरादून गिरनार जिसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, और सोपारा महाराष्ट्र, धौली एवं जोगढ़ उड़ीसा, एडगुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे याद रखना है कि धौली और जोगढ़ है कि 256 ईस्वी पूर्व में प्राप्त शिलालेखों को पृथक कलिंग शिलालेख कहा जाता है। लघु शिलालेख देश के 14 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे भ्राबुलेख की प्राप्ति राजस्थान के बैरठ से हुई है। भ्राबुलेख जो प्राप्त हुआ है वो राजस्थान से हुआ है। और कलिंग पृथक लेख की संख्या 3 है, याद रखना है। कलिंग पृथक लेख की संख्या कितनी है? 3 है। स्तंभ लेख जो कि पिलर इंस्क्रिप्शन की संख्या कितनी है? 7 है, जो कि देश के 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टिफेंथर ने दिल्ली मेरठ अशोक का स्तंभ का पता लगाया था। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बिहार लग गया। रामपुरवा जो कि चंपारण बिहार से स्तंभ लेख की खोज 1872 ईस्वी में CL कार्लाइल ने की थी। ये बहुत याद रखना है हम लोग को। रामपुरवा चंपारण अभिलेख जो कि चंपारण से जो मिला बिहार के रामपुरवा अभिलेख जिसकी खोज 1872 में किया था, CL कार्लाइल ने किया था। अब यहाँ पे है माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी लघु स्तंभ अभिलेख की खोज सर्वप्रथम ओटेल ने 1905 में सारनाथ में की थी। और उसके बाद सांची, कौशाम्बी, रुम्नीदेई स्थित लघु स्तंभ लेखों की खोज फिरहर ने 1905 में की थी। अब यहाँ पर 1895 में फिरहर द्वारा इलाहाबाद की रानी स्तंभ लेख खोजा गया। यहाँ पे पूछ देता है क्वेश्चन कि 18 ने ये क्वेश्चन पूछा भी कि रानी स्तंभ लेख किसे कहते हैं, तो फिरहर द्वारा यहाँ पे इलाहाबाद से रानी स्तंभ लेख खोजे गए। अब यहाँ पे तराई लेख एक सेकेंड, तराई लेख है यहाँ पे जो रुम्नीदेई और नेपाल की तराई से प्राप्त हुई। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अशोक के 14 शिलालेख में 7वां अभिलेख यहाँ पे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि अशोक में जो टोटल 14 जो शिलालेख उसमें 7वां शिलालेख जो कि है 7वां शिलालेख सबसे लंबा है और रुम्नीदेई जो कि सबसे छोटा था। अशोक का जो 14 अभिलेख उसमें से 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, याद रखना है। और अशोक के जो रानी स्तंभ लेख है कि अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था, ये भी याद रखना है। कौशाम्बी अभिलेख से रानी की दानशीलता का उल्लेख है, इस कारण इसे रानी का स्तंभ लेख भी कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख में रानी की दानशीलता का उल्लेख है, इस कारण इस रानी का स्तंभ भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि कौशाम्बी का स्तंभ जो है शिलालेख उसे रानी का शिलालेख कहा जाता है। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग अशोक के 14 शिलालेख का विषय क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में अशोक पहला शासक था जिन्होंने हस्तलिखित एवं जो भी 14 शिलालेख यहाँ पे है जो कि प्राप्त हुए। इसमें से पहला जो कि मौर्य शिलालेख 1 जो इसमें तो पशु बलि की निंदा किया हुआ है। शिलालेख 1 में क्या है? पशु बलि की निंदा। शिलालेख 1 में पशु बलि की निंदा। शिलालेख 2 में पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध। और यहाँ पे आ जाते हैं अब हम लोग थर्ड शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। तो शिलालेख 3 में लिखा है अशोक द्वारा राजकीय अधिकारियों का प्रत्येक वर्ष राज क्षेत्र का दौरा करने का आदेश तथा अशोक द्वारा अल्प व्यय एवं बचत की हिदायत दिए जाने तथा कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख। अब यहाँ पे शिलालेख 4 में क्या लिखा है? तो धर्म से संबंधित शेष विषयों का उल्लेख इससे प्राप्त होता है।
अशोक का शिलालेख का स्तंभ जो है 5, उसमें अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का अभिलेख है इसमें। शिलालेख 6 में आत्मनियंत्रण की हिदायत तथा अशोक द्वारा हर पल प्रजा के कल्याण की कामना। यहाँ पे अभिलेख जो है 7वां और 8वां, यहाँ पे अभिलेख 7वां और 8वां, इसमें अशोक की धम्म यात्राओं का विवरण है 7वां और 8वां में। और यहाँ पे है अभिलेख 9वां, सच्ची भेंट में शिष्टाचार का उल्लेख। यहाँ पे 10वां अभिलेख में कल अशोक ने आदेश दिया कि राजा एवं प्रत्येक उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचेंगे। शिलालेख 11, 12 और शिलालेख 13 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट कलिंग युद्ध के अशोक एवं राजा के हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट है। अशोक का शिलालेख 13 इसमें कलिंग युद्ध में है। और इसमें लास्ट एक 14 है, इसमें अशोक ने प्रजा को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 1450 ईस्वी में ईसा पूर्व में बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होता है, एशिया माइनर से प्राप्त होता है। और एशिया माइनर के अभिलेख में जो बोगाज कोई अभिलेख है, बोगाज कोई जो अभिलेख है उससे हम लोग को वैदिक देवताओं का उल्लेख, जैसे इंद्र है, मित्र है, वरुण और नासत्य अश्विनी कुमार, इसके बारे में लिखा हुआ है। संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख, ये भी अब यहाँ पे सब बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत में लिखित वो कौन सा अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम अभिलेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे? तो राजा खारवेल से। नासिक गुहा लेख की जानकारी प्राप्त हुई सातवाहन वंश की गौतमीपुत्र शतकर्णी का। अब आ जाते हैं समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन। मालवा नरेश यशोवर्मन का संबंध मंदसौर अभिलेख से है। मालवा नरेश यशोवर्मन का संबंध कौन से अभिलेख से? तो मंदसौर अभिलेख से है। और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है जो ऐहोल अभिलेख का। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है वो ऐहोल से है। संबंध ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। मेहरौली से प्राप्त अभिलेख का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से। और यह बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है। बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि बेसनगर से जो प्राप्त गरुड़ स्तंभ है वो यवन राजपूत हेलिडोरस का है। सैंदव सप्ताह का स्थल जहाँ से फारस की मुद्राएं प्राप्त हुए लोथल से। लेख युग सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे हिंदू यूनानियों ने, मतलब हिंद यूनानियों ने ही सबसे पहले लेख युग सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने, सबसे पहले इन्हें नहीं सोने के सिक्के जारी करवाए थे। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार। और ये पौंडीचेरी के समीप स्थित जहाँ पर खुदाई में रोमन सिक्के प्राप्त हुए अरिकमेंडू से। और ये क्वेश्चन आता है कि बोधार स्तूप कहाँ है? तो जावा में। बोरोबुदुर स्तूप स्थित है जावा में। अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है वो कंबोडिया में, जो कि विष्णु मंदिर है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं प्राचीन भारत में मंदिर शैलियाँ, जो कि नागर शैली इस उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में, और बेसर शैली जो कि दक्षिणापथ में। कुछ मतलब नागर और बेसर शैली जो है आपका नागर शैली और द्रविड़ दोनों का मिला के ये लिखा गया, इसे बेसर शैली कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग अशोक के बाद के अभिलेख। ये अशोक के बाद के अभिलेख है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल की। हाथी गुम्फा अभिलेख है आपका कलिंग राजा खारवेल की। नासिक जो कि नासिक गुहा लेख है, या सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी का। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख जो कि रचयिता इसके हरिसेन है, गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त की। मंदसौर अभिलेख जो कि रिलेटेड है मालवा नरेश यशोवर्मन की। जूनागढ़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। जूनागढ़ जो अभिलेख है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख है, जो कि सौराष्ट्र नरेश रुद्रदामन के बारे में है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश है, पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज की है। बांसखेड़ा मधुबन अभिलेख सम्राट हर्षवर्धन के विषय में है, रिलेटेड है। और देवपारा अभिलेख आपका रिलेटेड है बंगाल के शासक विजयसेन से। देवपारा अभिलेख आपके रिलेटेड बंगाल के शासक विजयसेन से। गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो कि द्वितीय से भगवत धर्म के विकास की। अब यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे लिखित स्रोत जो भी रिटन सोर्स है। लिखित स्रोत 2 प्रकार के हैं, साहित्यिक और विदेशी विवरण। साहित्य स्रोत भी 2 प्रकार के, धार्मिक और धर्मोत्तर।
विदेशी विवरण भी दो प्रकार के, विदेशी लेखक की रचनाएं और यात्रा वृतांत। धार्मिक साहित्य आपका वैदिक, बौद्ध, जैन और संगम साहित्य। वैदिक साहित्य आपका कौन कौन है? तो वैदिक साहित्य वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्य ग्रंथ भी आता है। वैदिक साहित्य अब देख लेते एक नज़र में। वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद। वेद पता है हम लोग को चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो कि सबसे पहले का वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। उसके बाद आ गया ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वेद पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। रचयिता, वेद के रचयिता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो कि वेदों के रचयिता हैं। वेदों की संख्या कितनी है? चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद, जो कि जैसे बताया सबसे पुराना वेद है हम लोग का ऋग्वेद। इसकी संभवतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व में है। और ऋग्वेद जानकारी देता है आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तथा राजनीतिक इतिहास के बारे में। तो सिंपली क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद किसकी जानकारी देता है? तो आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तथा राजनीतिक इतिहास के बारे में। ऋग्वेद की महिला रचयिता। ऋग्वेद की महिला रचयिता यहाँ आपको याद रखना है, जैसे घोषा, अपोलो, विश्वतारा, लोपमुद्रा, सांची, ईटीसी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, घोषा, अपोलो, अपोला ऐसा दिया, विश्वतारा, लोपामुद्रा और सांची। सामवेद, जहाँ तक बात है सामवेद का, सामवेद संस्कृत विद्या मतलब भारतीय संगीत का जनक भी जिसे कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी विधानों का अध्ययन है। अथर्ववेद प्रदान करता है, जो कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मा की जानकारी, कर्म कांड और प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है, कर्मकांडीय ब्राह्मण ग्रंथ है आपका। शतपथ ब्राह्मणी भारतीय इतिहास का ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। को शतपथ ब्राह्मण जो है भारतीय इतिहास में ऋग्वेद के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण। वैदिक काल जानने का। उपनिषद अब हम लोग आ जाते हैं उपनिषद, जो कि उपनिषद जो है दार्शनिक प्रश्नों पर। उपनिषद की संख्या सबसे पहले तो 108 है, 108 है। उपनिषद जन्म देते हैं भारतीय षड दर्शन को। तो वेदांग की रचना, टोटल वेदांग 6 है, जो वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, जिसमें जैसे कि पहला आपका वेदांग शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब सामवेद के अधिकांश मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, विश्वामित्र द्वारा, जो कि रचा हुआ है। और ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल नवीनतम तथा दूसरा एवं 7वां सबसे प्राचीन है, जिसमें प्रारंभिक मंडल भी कहते हैं, जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन भी है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। और ये यहाँ पे याद रखना है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख है। जस्ट ऋग्वेद में, या फिर से मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, जबकि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख है। निरुक्त को वैदिक ज्ञान का भंडार, प्रवेश द्वार कहा जाता है। शिक्षा से वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण करने में मदद मिलती है। और यहाँ पे स्रौ सूत्र से ज्यामिति की शुरुआत होती है। शल्व सूत्र से रेखा गणित का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। अब यहाँ पे वेदों की उपवेद, जो कि आजकल क्वेश्चन हालांकि डीप पूछने लगा, इसलिए हम लोग को ये सब भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आयुर्वेद, जो कि ऋग्वेद का उपवेद है। शिल्प एवं सल एवं विष चिकित्सा की जानकारी, इसके रचयिता प्रजापति है। गंधर्व वेद, जो कि सामवेद का उपवेद है, नृत्य संगीत की जानकारी देता है। धनुर्वेद, जिसको जो यजुर्वेद का उपवेद है, युद्ध संबंधी जानकारी देता है। और शिल्प वेद, जो कि अथर्ववेद का है, निर्माण कार्य के लिए। रचयिता है इसके विश्वकर्मा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जैसे ऋग्वेद के मंडलों की संख्या। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल मंडल 10 है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या तो 1028, 1028 यहाँ पे सूक्त है। और गायत्री मंत्र लिया गया है, तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद को मंडल जो सोम देवता को समर्पित है, वहाँ पे 9वां मंडल है, जो कि सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 10,462 है। 10,462। अब यहाँ पे ऋग्वेद का सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, उसे पुरुष सूक्त है, जो कि 10वें मंडल में है। और अस्तोमा सदगम्या शब्द उल्लिखित है ऋग्वेद में, ये इंपॉर्टेंट है। अस्तोमा सदगम्या शब्द उल्लिखित है ऋग्वेद में। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को।
ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें राज्याभिषेक के नियम में उल्लिखित है उसके तरह ब्राह्मण में लिखा हुआ है। पुराणों के पहले तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, और इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं। इसके रचयिता लोमहर्ष या उग्रश्रवा को माने जाते हैं। अब यहाँ पे आपका है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, 18, जिसमें सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है आपका मत्स्य पुराण। मौर्य राजवंश की जानकारी देता है आपका विष्णु पुराण से। मौर्य वंश यहाँ पे आपको याद रखना है ये बात कि मौर्य राजवंश विष्णु पुराण से रिलेटेड है। वायु पुराण आपका गुप्त राजवंश से है, और सातवाहन में आपका मत्स्य पुराण से है, सातवाहन। और स्मृति ग्रंथ में को जाना जाता है धर्मशास्त्र के नाम से। अब यहाँ पे कुछ ईसा पूर्व तथा प्रमुख संबंध है जो कि हम लोग को याद रखना है। BC ये तो सबको पता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। AD ईसा मसीह की जन्म तिथि से होता है। BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, और एनो डोमिनी AD। लेकिन याद रखना अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ देता है कि शक संवत का प्रारंभ कब है, तो यहाँ से याद रखना है कि शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में है, और विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व है। ये याद रखना है। ये शक संवत जो है 78 ईस्वी से है, और ये जो विक्रम संवत है ये 58 ईस्वी पूर्व है। ये दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्वी है कि ईसा पूर्व से है। याद रखना है कि शक संवत 78 ईस्वी और विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से है। उसके बाद गुप्त संवत है आपका हिजरी संवत और इलाही संवत। हिजरी संवत 622 और इलाही संवत 1583। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्मृति ग्रंथ जिसको सबसे प्राचीन प्रमाणिक है मनु स्मृति। मतलब स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन परमाणु के मनु स्मृति। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, लगभग हजारों बार। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से। ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है आजकल कि चारों आश्रमों को सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद से मिलता, तो जबलोपनिषद से। जो 4 आश्रम है उसका उल्लेख मिलता है हम लोग को जबलोपनिषद से। उपनिषद की संख्या 108 है। अब हम लोग के वेदों के प्रमुख उपनिषद है। यहाँ पे है ऋग्वेद, ऐतरेय उपनिषद। ये आप लोग देख लीजिएगा, ऋग्वेद है। ऋग्वेद, ऐतरेय उपनिषद, यजुर्वेद, बृहद उपनिषद, ये सब कृष्ण देख लीजिएगा। अथर्ववेद, मुंडक उपनिषद। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु स्मृति की रचना की थी शुंग काल में की गई थी। मनु स्मृति की जो रचना है वो की गई थी शुंग काल में। संस्कृत व्याकरण की प्राचीनतम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की प्राचीनतम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो सिंपल पाणिनि। महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। क्वेश्चन पूछ चुका है ये। महाभाष्य की जानकारी मिलती है शुंग वंश से। महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। और एक इसकी जानकारी मिलती है शुंग वंश से। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक संबंधित, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक जिसका संबंधित आपका विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये याद रखना है कि यहाँ जो भी बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ वर्णित है वो जातक में है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ वो जातक में है। और प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा थी पाली। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा थी आपकी पाली। अब यहाँ पे जो दिया गया है ग्रंथ और ऐतिहासिक जानकारी जो कि जातक कथाएं हैं। जातक कथा 550 कथाओं का जो संलग्न ये बुद्ध के पुनर्जन्म की जानकारियाँ देता है। त्रिपिटक जो कि 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक त्रिपिटकों में सबसे बड़ा है। सूत पिटक त्रिपिटकों में सबसे बड़ा है। यहाँ पे अच्छे से देखें, सूत पिटक है त्रिपिटकों में सबसे बड़ा है। विनय पिटक है जो अनुशासन ग्रंथ है, और अभिधम्म पिटक तृतीय संगति में संकलित हुआ था। अभिधम्म पिटक सबसे लास्ट जो संगति हुई थी मोगली पुस्तिस के, इसमें जो मोगली पुत्र तिस के द्वारा लिखित गया है। और यहाँ पे सूत पिटक बुद्ध के द्वारा, सूत पिटक में आपका बुद्ध के द्वारा उपदेश का संकलन है जिसे आनंद द्वारा लिखा गया है। विनय पिटक बौद्ध मठ निवासियों का अनुशासन की जानकारी इसे उपाली द्वारा लिखा गया है। उपाली द्वारा लिखा है विनय पिटक। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे दीपवंश एवं महावंश श्रीलंकाई ग्रंथ है। ये दीपवंश और महावंश श्रीलंकाई ग्रंथ है जो कि मगध और मौर्य साम्राज्यों की जानकारी देती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पानो जो कि पाली भाषा में लिखी है। मिलिंद पानो जो कि पाली भाषा में लिखी है। इसमें बौद्ध भिक्षुक जो नागसेन द्वारा यवन राज्य मिनांडर के बौद्ध धर्म से दीक्षित करने की जानकारी। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है कि मिलिंद पानो किस भाषा में, तो पाली, और उसको मिनांडर मतलब बौद्ध भिक्षुक नागसेन द्वारा यवन राज्य की जानकारी। और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ये दिव्य वादन जो कि पाली भाषा में ये भी है। दिव्य वादन जो कि तक्षशिला में विद्रोह मौर्य सम्राट अशोक एवं उसके पुत्र कुणाल की जानकारी। और यहाँ पे
और ये सब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। इसका PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा डाउनलोड करके, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 पाली ग्रंथ जिनमें से जिनसे मौर्य काल की विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें कहा जाता है कि दीपवंश और 99 भाइयों को अशोक द्वारा हत्या। 4वीं और 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के 2 वंश का इतिहास मिलिंद पानो की रचना थी। नागसेन ने नाग प्रश्नोत्तर शैली में है। यवन शासक जिसके विषय मिलिंद पानो की सूचना मिलती है आपका मिनांडर। और यहाँ पे याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ जो कि हुई थी रचना वो पाली भाषा में, लेकिन जैन ग्रंथ की रचना हुई थी वो प्राकृत भाषा में हुई थी। प्रमुख जैन ग्रंथ और उनके कुछ जानकारियाँ हैं यहाँ पे है कुछ, ये सब देखते हैं। भद्रबाहु छोटा कर देता हूँ। अचरांग सूत्र जैन भिक्षुकों की आचार संहिता का संकलन है। न्याय धम्म का हो इस ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का संकलन है। भगवती सूत्र जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जीवनी है भगवती सूत्र में। और ये परिशिष्ट प्रवर्तन हेमचंद्र सूरी के रचित ग्रंथ में प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भद्रबाहु मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं उपयुक्त के अलावा ये सब कुछ तो इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जैन साहित्य के कहा जाता है आगम और बौद्ध साहित्य को कहा जाता था जातक। जैन साहित्य का जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का मिलता है कल्प सूत्र से। कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु से। और ये एक ऐसा पुस्तक है जिसके लेखक अज्ञात है, इसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। लेखक अज्ञात है, जो यूनानी भाषा में लिखित पुस्तक है। सिकंदर की जीवनी के लेख अनसिक्रेट्स ने लिखा था। सिकंदर के साथ 3 आए थे, तीन आए थे जिसमें अनसिक्रेट्स था, निर्याकस था और ओरिएंटेबुस करके नाम कोई नाम था। और यहाँ पे है मेगास्थनीज की प्रसिद्ध है, तो सबको पता है कि मेगास्थनीज जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है उसका नाम है इंडिका नेचुरल हिस्टोरिका। किसका लिखा हुआ है तो प्लिनी का। ज्योग्राफी के लेखक कौन है तो टॉलमी। और चीनी यात्री के क्रम है, चीनी यात्री का क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले फाहियान आए थे, फिर संगयुगन है, फिर वेनसांग और फिर इत्सिंग। फिर से फाहियान, संगयुगन, वेनसांग और इत्सिंग। फाहियान किसके समय में भारत आया था तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आए थे भारत। और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया तो वेनसांग कहा गया। तो और वेनसांग किसके तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। वेनसांग वो तिब्बत लेखक जिसने भारत के विषय में लिखा, एक तिब्बत लेखक जिसने भारत के विषय में लिखा तो लामा तारा नाथ ने लिखा था। और ये क्वेश्चन तो हमेशा आते रहता है कि तहकीक हिंद के लेखक कौन है तो अल बरूनी। नाट्यगंज जिसमें नंद वंश और मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वो मुद्रा राक्षस। गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष विद्या की ग्रंथ है, ज्योतिष विद्या की है। राजतरंगिणी जिसके लेखक कल्हन। राजतरंगिणी जो कि प्राचीन कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का प्राचीनतम इतिहास। अरबों द्वारा सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में। अरबों द्वारा सिंध विजय का वृत्तांत है चचनामा में। चचनामा जो है अरबी भाषा से फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था अबू बर्क कूफी ने। चचनामा को फतेहानामा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे है रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी के लेखक है सोमेश्वर। रसमाला और कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है तो सोमेश्वर। प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतंग। बुद्ध चरित्र एवं हर्ष चरित्र के लेखक है अश्वघोष और बाणभट्ट। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक है आपका कहाँ गया बुद्ध चरित्र, 1 सेकेंड। बुद्ध चरित्र के लेखक है आपका अश्वघोष और हर्ष चरित्र के लेखक है आपका बाणभट्ट। और यहाँ पे है और कुमार चरित्रपाल के लेखक है हेमचंद्र सूरी। कुमार चरित्रपाल से गुजरात के चालुक्य वंश के जिन शासकों के विषय में प्राप्त होता है जैन सिंह, सिद्धराज एवं कुमार पाल। पृथ्वीराज विजय की जानकारी प्राप्त होता है चौहान वंश की। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पृथ्वीराज विजय के लेखक है जैनक। और यहाँ पे ये तो 1000 बार पूछेगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक है तो चंदबरदाई।
अब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस, जो कि यूनान के थे, और हिस्टोरिका के लेखक भी हेरोडोटस को ही कहा जाता है। टेसियस राजवैद्य थे ईरान का। हिस्ट्री ऑफ द बार ये, और स्टोबुल्स जो कि सिकंदर के साथ आया था। सिरिया का सिकंदर के साथ 3 आए थे ये, इसमें से ये एक थे, निरियाकस भी आए थे। अब यहाँ पे धर्मेंद्र साहित्य है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक है आपका विशाखादत्त, और सरित सागर के आपका लेखक है सोमदेव, जिसमें नंदवंश और क्रमशः मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। बृहत समय मौर्य काल की जानकारी से मिलती है। अष्टाध्याय जो कि पाणिनि के अष्टाध्याय पाणिनि से प्राचीन गणतंत्र राज्यों का इतिहास है। महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ है। और माल, ये बुक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। शुंग साम्राज्य की जानकारी मिलती है इससे, ये इंपॉर्टेंट है। माल विकांगनी मित्रम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे गार्गी संहिता जो कि कात्यायन यूनान आक्रमण की जानकारी देता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट के रचयिता है। परमार वंश, सिंधुराज सब है। विक्रमांग देवचरित्र जो कि विल्हन के द्वारा लिखा गया है। विक्रमांग देवचरित्र जो कि चालुक्य वंश, विशेषकर विक्रमादित्य सप्तम। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है। कश्मीर का इतिहास राजपूत के 36 कुलों की है। कुमार चरित्रम हेमचंद्र सूरी, चालुक्य वंश के इतिहास। और यहाँ पे मत विलास प्रश्न महेंद्र वर्मन प्रथम 7वीं शताब्दी के यहाँ पे है। और यहाँ पे अवंती सूरी कथा जो कि डंडी पल्लवों का इतिहास है। और स्त्रियों की सर्वाधिक खराब स्थिति की जानकारी मैत्रेयी संहिता से मिलती है। जुआ और शराब से तुलना की जाती है। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की रचना विशाखा दत्त ने ही की थी। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र का साम शास्त्री द्वारा अनुवादित संस्करण 1909 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने प्रशासन में 18 तीर्थ का उल्लेख किया है। अब विदेशियों के वृत्तांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन इसके लेखक के बारे में कहा। अज्ञात लेखक है और कुछ भारतीय बंदरगाह एवं वहाँ से होने वाली आयतों की लिखा हुआ है। हिस्टोरिका जो कि हेरोडोटस के द्वारा लिखा हुआ है। नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें हिस्टोरिका हेरोडोटस में प्राचीन भारत फारस संबंध के बारे में है। नेचुरल हिस्ट्री भारतीय पशु पौधे एवं खनिजों के बारे में। और यहाँ पे जस्ट पीरियड्स हिकेटस के द्वारा लिखा हुआ है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो कि क्लाउडियस टॉलमी के द्वारा लिखा हुआ है। प्राचीनतम भारत का भौगोलिक इतिहास। यहाँ सिकंदर के साथ आने वाले 3 जो थे वो उसमें से निरियाकस, अंसिक्रेतस तथा अरिस्टोबुल्स के विवरण। और इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ है। मौर्यकालीन समाज, प्रशासन एवं संस्कृति की जानकारी मिलता है। सिकंदर की जीवनी अंसिक्रेतस ने लिखी थी। सिकंदर की जीवनी किसने लिखा? तो उन्हें सिक्रेतस ने लिखी थी। सिकंदरकालीन भारत की। यहाँ पर और है फूकोकी जो कि फाहियान के द्वारा लिखा है, और सीकोकी वेन्सांग के द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। फूकोकी फाहियान के द्वारा, और सीयूकी वेन्सांग के द्वारा लिखा गया है। और फूकोकी जो कि फाहियान के द्वारा ये गुप्तकालीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में है। और सुयुकी जो कि वेन्सांग जो कि हर्षवर्धन कालीन भारत का इतिहास है। यहाँ पे इत्सिंग का वृत्तांत 7वीं शताब्दी में भारत का कंगियोर और तंगीर जो कि लामा तारानाथ के द्वारा लिखा गया था। प्राचीन भारत का मौर्यकाल की जानकारी मिलता है। सुलेमान का वृत्तांत प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। और अलम सूरी का वृत्तांत राष्ट्रकूट वंश की जानकारी देता है। तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रागैतिहासिक संस्कृति और उससे आगे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक और है कि पेरिपल्स ऑफ द सी, अज्ञात लेखक यूनान थे जिसने 80 ईस्वी में भारत की यात्रा की।
थैंक यू।